गुरु प्यारी सात संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज मैं आपको पृथ्वी के प्रथम राजा पृथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दुराचारी राजा वेन को ऋषियों ने खत्म कर दिया और उसको खत्म करने के बाद उस राजा के दो पुत्रों का पालन पोषण किया। एक का नाम निषाद व दूसरे का नाम था पृथ। निषाद शक्ल सूरत और आकार में बड़ा विचित्र था। वह भी अपने पिता के समान ही दुराचारी था, इसलिए उसे ऋषियों ने राजा नहीं बनने दिया। उसे राज्य में भी नहीं रहने दिया और जंगलों और पर्वतों की ओर भेज दिया। पृथ राजा वेन का ही दूसरा पुत्र था। उसमें पराक्रम तो पिता के समान था, परंतु स्वभाव अपने दादा अंग पर गया था, क्योंकि उसके पिता वेन बड़े ही दुराचारी स्वभाव के थे। राजा पृथ जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह अर्ची नामक कन्या से हुआ। पृथ केवल वंश परंपरा के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्मों के द्वारा भी राजा कहलाए। वे धर्मात्मा, दृढ़ संकल्प वाले, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वेदों की आराधना करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले और सभी प्राणियों को यथोचित सत्कार देने वाले, दया करने वाले राजा हुए। राजा पृथ दूसरी स्त्री में अपनी मां के समान भक्ति रखते थे। पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानते, प्रजा को अपने पुत्रों के समान प्रेम करते, इसलिए उनके सेवक ब्रह्मचारी हो गए। राजा पृथ दुश्मनों व पापियों को उचित दंड देते व वैराग्यवान पुरुषों से सदा प्रेम करते, इसलिए उन पर प्रभु परमात्मा का विशेष आशीर्वाद था। उधर महाराज पृथ की पत्नी भी साक्षात लक्ष्मी का रूप ही थी। उसके रहते प्रजा का पालन हर ढंग से होता रहा। राजा पृथ और रानी अर्ची के रूप में इस पृथ्वी को प्रथम राजा विद्वत रूप से प्राप्त हुए। राजा पृथ ही प्रथम राजा हुए जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य किया, इसलिए उन्हें प्रथम चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। राजा वेन के समय ही सभी नियम टूट गए थे। लोग अधिकतर लूट पाट कर व दूसरों से छीना झपटी करके ही अपना पेट पालते थे। कोई भी व्यक्ति विशेष उद्योग नहीं करता था। कृषि आदि पर मेहनत करना बंद हो गया। केवल वे फसलें ही उपजाई जाती थी जिनसे अधिक धन मिले। उधर कोई नियम ना होने के कारण पृथ्वी पर जनसंख्या की भी वृद्धि दिन ब दिन होने लगी थी। इस प्रकार के चलन से अब जनसंख्या का अधिक हो, खेती का उद्योग ठीक ना हो, एक ही प्रकार की फसल पैदा करवाई जाए और लालची राजा और कार्यपालिका के भ्रष्ट हो जाने के कारण ऐसा समय आ जाए तो धीरे धीरे धरती अन्न और औषधि बंद कर देती है। यही कुछ उस समय भी हुआ। प्रजाजनों के अन्नभाव के कारण बड़े कष्ट उठाने पड़े। इस कारण उनके मुख सूख गए व बीमार रहने लगे। एक दिन वे सब मिलकर राजा के पास गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, इस पृथ्वी ने फसल देना बंद कर दिया है। आप हमारे राजा व पालक हैं, इसलिए आप हमारे लिए अन्न की व्यवस्था करें, नहीं तो हम सब भूख से ही मर जाएंगे। अपनी प्रजा का ये करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथ बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न अभाव का कारण मालूम हो गया। बस फिर क्या था, उन्होंने युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया। तीर को कमान पर चढ़ाया और कमर कस ली। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी
और जिस प्रकार शिकारी को देखकर हिरण भागने लगता है, वही हाल पृथ्वी का हुआ। उस समय पृथ्वी का रूप गौ के समान लग रहा था। ये देखकर राजा पृथ्वी की आंखें लाल हो गईं। जहां जहां भी उन्हें पृथ्वी दिखाई दी, राजा उसके पीछे पीछे ही रहे। दिशा विदिशा चहुं ओर राजा ने पृथ्वी का पीछा किया। जब पृथ्वी को लगा कि राजा का ध्यान तो 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं हटता, तो वह हाथ जोड़कर महाराज पृथ्वी के समीप आ गई और बोली, हे राजन, मैं आपकी शरण में हूँ। आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, आप मेरी भी रक्षा करें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझ पर क्रोधित क्यों हैं। मैं तो सुदृढ़ नौका के समान हूँ, जो पूरे विश्व के रूप को धारण किए रहती हूँ। मुझ पर इतना क्रोध ना करें कि मैं टूट ही जाऊं। यदि मैं टूट गई तो आप प्रजा को कहाँ रखेंगे। महाराज पृथ्वी बोले, तू हवन में अपना भाग तो ले लेती है, परंतु बदले में अन्न नहीं देती। ऐसे दुष्ट को दंड देना सर्वथा उचित ही है, जो अपना लेने वाला भाग तो ले, परंतु अपना देने वाला भाग ना दे सके। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दयी हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मरना राजाओं के लिए कोई अधर्म नहीं है। यहाँ पृथ्वी का गो रूप प्रतीकात्मक रूप में बताया गया है। जिस प्रकार गौ घास खाकर दूध देती है, गौ के दूध में मनुष्य शरीर के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। गाय का दूध हर उम्र के रोगी के लिए उपयोगी है। इसी प्रकार पृथ्वी भी मनुष्य, जीव जंतु, पक्षी आदि सब प्रकार के प्राणियों के लिए यथोचित खाद्य पदार्थ उत्पन्न करती है। इतना ही नहीं, पृथ्वी उन औषधियों की भी जनता है जिनके समुचित प्रयोग से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। वास्तव में यहाँ भाव है कि पृथ्वी ने पूरी प्रजा व अपने हर अंग को ही पृथ्वी पर उपज उगाने के लिए तैयार कर लिया था। पृथ्वी पर नए प्रकार के बीजों व हर प्रकार की फसलों को उगाने की व्यवस्था की गई। अधिकतम भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। हर प्रकार की वनस्पति को प्राप्त करने के लिए साधन अपनाए जाने लगे, अर्थात युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ करके धरती से उसकी पूरी समर्था के अनुसार फसल लेनी शुरू कर दी। सारांश ये है कि उसे ही राजा कहने का अधिकार है, साध संगत जी, जो अपने अधिकारों को अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए प्रयोग करे, विनीत हो व प्रजा के कार्य को अपना धर्म माने, जो कर्तव्यों को सम्मुख रखकर कार्य कहे, वही राजा सत्ता का असली अधिकारी है। तो आज की इस कहानी में साध संगत जी बस इतना ही। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।